प्रसादोत्तर हिंदी नाटक, इसमें हमने देखा कि उपेंद्रनाथ अश्क ने प्रसाद युगीन नाटक की दिशा और दशा को बदलने में एक बहुत महत्वपूर्ण और बड़ी उल्लेखनीय भूमिका का निर्वाह किया। इसीलिए आज भी जिस नाटक की बात हम करते हैं उसमें अश्क जी की, उपेंद्रनाथ अश्क के नाटकों की और उनकी रचना धर्मिता की चर्चा विशेष रूप से की जाती है। अंजो दीदी जैसे नाटक से इस यांत्रिक अनुशासन से त्रस्त जीवन शैली को उकेरने में जो महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने किया, उससे प्रकारांतर से या प्रतीकात्मक रूप से बहुत सारे संकेत भी वो करते चलते हैं। उनकी अन्य नाट्य रचनाओं में अंधी गली 1954 में प्रकाश में आई रचना है, पैंतरे 1952, बड़े खिलाड़ी, ये तमाम रचनाएं अश्क जी के नाट्य सृजन के वैशिष्ट्य को उद्घाटित करती हैं। हिंदी नाटक को रंगमंच से विधिवत नवीन शैली और नवीन रंगशिल्प के साथ जोड़ने का काम भी, आधुनिक यथार्थ के परिप्रेक्ष्य में उसे विकसित करने का कार्य भी उपेंद्रनाथ अश्क ने किया था। भाषा शैली और नाट्य शिल्प, नाट्य जगत में, नाटक की दुनिया में, जिसके सैद्धांतिकी की शुरुआत अगर हम भारतीय संदर्भों में देखें तो संस्कृत के आदि आचार्य भरत मुनि के नाट्यशास्त्र से जो ये विकास यात्रा प्रारंभ होती है, उद्भव और विकास की इस पूरी यात्रा को देखें तो यहाँ तक आते आते नाटक की भाषा, नाटक की शैली, पूरे नाटक का पूरा शिल्प यह बदलता हुआ दिखाई देता है। जो छायावादी संस्पर्श था नाटकों में, नाट्य लेखन में, नाट्य मंचन में, जिसकी वकालत जयशंकर प्रसाद करते भी हैं और वो कहते भी हैं कि रंगमंच को नाटक के लिए होना चाहिए, न कि नाटक को रंगमंच के लिए। तो तमाम उस समय की जो परिस्थितियां थी, परिवेश था, जो विरोध थे नाटकों को लेकर, मंचन आदि की समस्याओं को लेकर, उनमें भी एक परिवर्तन इस युग में आते आते दिखाई देने लगता है। उपेंद्रनाथ अश्क के बाद इस युग के अन्य नाटककारों में सर्वाधिक चर्चित और महत्वपूर्ण नाम विष्णु प्रभाकर जी का है। विष्णु प्रभाकर एक प्रतिष्ठित नाटककार के, एकांकीकार के रूप में, कथाकार के रूप में हमारे समक्ष आते हैं। उन्होंने डॉक्टर नामक नाटक लिखकर एक नई विषय वस्तु को समाज के सामने प्रस्तुत करने का काम किया। समाधि, नव प्रभात, युगे युगे क्रांति, टूटते परिवेश, डगर, बंदिनी, सत्ता के आर पार, अब और नहीं, श्वेत कमल, केरल का क्रांतिकारी, सूरदास, ये सब वो रचनाएं हैं जो एक से एक बेहतरीन नाट्य रचना के रूप में हिंदी नाटक की दुनिया में हमारे समक्ष अवतरित होती हैं, उपस्थित होती हैं। विष्णु जी का जो दर्शन था, जो सोच थी, जो उनका जो दायरा था, वो बहुत विराट और विशाल था। इसलिए उन्होंने समाज को, सामाजिक समस्याओं को, सामाजिक चुनौतियों को सामने रखा, हमारे गौरवशाली अतीत को भी उद्घाटित करने का प्रयत्न किया, कुछ चरित्रों को लेकर कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तित्व उकेरने की कोशिश उनकी रचनाओं में हमें दिखाई देती है। चंद्रहार, होरी, सुनंदा, ये सब ऐसे उपन्यास हैं जिनका नाट्य रूपांतर भी हुआ। तो विधा में एक नवीन विधा, जो औपन्यासिक या कथात्मक रचनाएं हैं, जो काव्यात्मक रचनाएं हैं, उनका भी नाट्य विधा के अंतर्गत अंतरण करने का, रूपांतरण करने का प्रयत्न, यह भी हिंदी गद्य विधाओं में एक नई विधा के रूप में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। तो विष्णु प्रभाकर जी की रचनाओं के साथ भी ऐसा कार्य हुआ। सूरदास भी प्रेमचंद के उपन्यास रंगभूमि के नायक सूरदास को आधार बनाकर लिखा गया एक नाट्य रूपांतर ही है। तो एक तरह से यह रंगभूमि का नाट्य रूपांतर कहा जा सकता है जो विष्णु प्रभाकर द्वारा किया गया। विष्णु जी बड़े विलक्षण रचनाकार माने जाते हैं। उन्होंने आवारा मसीहा जैसी रचना भी हमारे समक्ष प्रस्तुत की। विष्णु प्रभाकर ने मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटक
सफलतापूर्वक लिखे हैं। उनके अनेक मनोवैज्ञानिक सामाजिक नाटकों की सफलतापूर्वक रंगमंचीयता भी स्वतः सिद्ध हुई है। बहुत से नाटकों को खेला गया, अलग अलग तरह से मंच पर उनकी प्रस्तुति की गई। केवल शैक्षिक संस्थानों में ही नहीं, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर भी उन नाटकों का मंचन नियमित रूप से होता रहा। उनके नाटकों में भावना और नैतिकता, कर्तव्य और अपेक्षा, आवश्यकता, इन तब सबका संघर्ष, इन सब के भीतर, इन सब के बीच परस्पर एक संघर्ष की चेतना, यह भी उद्घाटित होती रही। अधिकार और कर्तव्य को लेकर भी वो बड़े सचेत रहे। उन्होंने अनेक रेडियो नाटक भी लिखे। रेडियो नाटक भी एक नई विधा के रूप में उभर कर आया। रेडियो पर ध्वनियों का रचनात्मक उपयोग करते हुए किस तरह नाटक को ऐसा प्रतीत कराया जाए कि मंच पर नाटक चल रहा है। नाटक सुनने वाले प्रत्येक श्रोता को नाटक के अभिनय का बोध रेडियो के माध्यम से, ध्वनियों के माध्यम से कैसे कराया जाए, ये बात भी विष्णु जी से बेहतर कौन जानता था। बाल नाटक, बाल एकांकी प्रचुर मात्रा में विष्णु जी ने लिखे और विष्णु प्रभाकर जी के बाद जगदीश चंद्र माथुर का नाम इस क्षेत्र में उल्लेखनीय हो गया। उन्होंने नाट्य जगत में महत्वपूर्ण नाट्य रचनाएं हिंदी संसार को, हिंदी पाठकों को दी। जीवन की जटिल अनुभूतियों को मंचीय सार्थकता प्रदान करने में माथुर जी सर्वाधिक उल्लेखनीय नाम के रूप में उभरे। उनके नाटकों में कोणार्क 1951 में लिखा गया बहुत ही चर्चित नाटक है, शारदिया 1959 में, पहला राजा 1969 में, दशरथ नंदन 1974 में राम कथा से संबद्ध नाटक के रूप में हमारे सामने उपस्थित हुआ। इन सब नाटकों में नई नई कथा वस्तु, मौलिक कथा वस्तु के आधार पर नाटक की दिशा बदलने का काम उन्होंने किया था। उनके बाद उदय शंकर भट्ट ने भी हिंदी नाटक को, जो प्रसादोत्तर हिंदी नाटक की दुनिया है, उसे बदलने में रचनात्मक भूमिका निभाई। अम्बा नाटक 1935 में उन्होंने लिखा, उसका मंचन भी हुआ। सागर विजय 1937 की रचना है, मत्स्यगंधा 1937 की रचना है। इसी तरह विश्वामित्र 1938, राधा 1941, अशोक वनबंदिनी 1959 और गुरु द्रोण का अंतर्निरीक्षण 1959 और अश्वत्थामा 1959, असुर सुंदरी 1972। यानी 1972 तक वो लगातार नाट्य सृजन करते रहे और बहुत से महाभारत केंद्रित, रामकथा केंद्रित, समकालीन युगबोध से जुड़े हुए समस्याओं और घटनाओं को केंद्र में रखकर अनेक नाटकों का सृजन वो करते रहे। इसलिए पौराणिक नाटककार के रूप में भी उन्होंने अपनी एक विशिष्ट पहचान बनाई थी। प्रसादोत्तर नाटककारों में पौराणिक कथा वस्तु के आधार पर नाट्य रचना करने वाले बहुत से नाटककार हिंदी जगत के समक्ष उपस्थित हुए, जिनमें सेठ गोविंद दास का नाम उल्लेखनीय है। उन्होंने कर्ण को, महाभारत के उस दानवीर कर्ण को केंद्र में रखकर 1946 में कर्ण नाम का एक नाटक लिखा। चतुर्सेन शास्त्री, जो बहुत प्रसिद्ध कथाकार, उपन्यासकार के रूप में अपनी ख्याति दर्ज करते हैं, उन्होंने मेघनाद 1936 में एक नाटक लिखा था। पांडे बेचन शर्मा उग्र ने गंगा का बेटा 1940 में एक बहुत सुंदर नाटक लिखा था। हम जानते हैं कि ये सारे जो महाभारत के चरित्र थे, राम कथा और कृष्ण कथा के पात्र थे, उन सब को आधुनिक संदर्भों में नई कथा वस्तु के साथ प्रस्तुत करने का प्रयत्न ये रचनाकार करते रहे। डॉक्टर लक्ष्मण स्वरूप ने नल दमयंती नामक 1941 में एक नाटक लिखा। श्रीमती तारा मिश्र का नाटक देवयानी 1944 में हमारे समक्ष उपस्थित हुआ। पंडित गोविंद वल्लभ पंत ने 1951 में ययाति नामक नाटक लिखा। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने नारद की वीणा 1946 में, चक्रव्यूह 1954 में और अश्वमेघ आदि नाटक लगातार लिखकर अपनी नाट्य धर्मिता का परिचय दिया।
हम देख सकते हैं कि हिंदी नाटक का जो उद्भव विकास है वो युगबोध के साथ कैसे जुड़ता चला जा रहा है, और बहुत से रचनाकारों ने एक साथ अनेक गद्य विधाओं में और काव्य विधाओं में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया। रांगे राघव बहुत अच्छे कथाकार भी हैं, अनुवादक भी हैं, और इन सब के साथ साथ नाट्यकर्मी भी हैं। उन्होंने तूफानों के बीच जैसा रिपोर्टाज लिखकर रिपोर्टाज की दिशा में एक मानक भी स्थापित किया। लेकिन स्वर्ण भूमि का यात्री 1950 में उन्होंने एक सुंदर नाटक रचना के रूप में हमारे समक्ष एक रचना प्रस्तुत की। कृष्णदत्त भारद्वाज ने अज्ञातवास नाम से 1952 में एक नाट्य रचना प्रस्तुत की। श्री हरिकृष्ण सिन्हा ने माँ दुर्गे 1953 में महत्वपूर्ण नाटक के रूप में प्रस्तुत की। इस तरह से ये जो दो राष्ट्रनायक हैं, हमारे भारतीय राष्ट्रनायक के रूप में जिन दो महान व्यक्तित्वों को हम याद करते हैं, जो हमारे मार्गदर्शक रहे, जो हमारी आस्था के प्रतीक रहे, वो श्री कृष्ण और श्री राम हैं, जिनको लेकर अनेक गद्य पद्य की रचनाएं लिखी जाती रहीं। महाकाव्यात्मक काव्य रचनाएं भी लिखी गईं, संस्कृत, हिंदी में और ब्रज और अवधी में हम देख सकते हैं, और तमाम भारतीय भाषाओं में। और इसी तरह उनको केंद्र में रखकर उपन्यास, कहानियाँ, नाटक, एकांकी आदि भी प्रचुर मात्रा में लिखे जाते रहे। उन्हीं कृष्ण और राम जैसे राष्ट्र नायकों को आधार बनाकर बहुत से नाटक हिंदी साहित्य में प्रसादोत्तर युग में लगातार लिखे गए। उन्हें कहीं वो प्रतीकों के माध्यम से, बिंबों के माध्यम से, बदलती नई सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि के माध्यम से सृजित करने का प्रयत्न रचनाकार करते रहे। सेठ गोविंद दास ने 1935 में कर्तव्य नाम के एक नाटक का सृजन किया, जिसके 2 खंड उन्होंने 2 भाग बनाए, कर्तव्य पूर्वार्ध और कर्तव्य उत्तरार्ध। चतुर्सेन शास्त्री ने भी सीताराम नाम से 1939 में एक नाटक लिखा। फिर 1940 में श्री राम के नाम से शीर्षक से एक नाट्य रचना प्रस्तुत की। रामकुमार वर्मा जो बहुत प्रतिष्ठित रचनाकार हैं, नाटककार हैं, उन्होंने इतिहास भी लिखा। हिंदी साहित्य के रीतिकाल पर एक इतिहास उनका बहुत चर्चित इतिहास रहा। उन्होंने एकांकी और नाटकों के माध्यम से अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज की। वो कवि के रूप में भी हमारे सामने आने लगे। राजरानी सीता 1947 में लिखा गया रामकुमार वर्मा का बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक हिंदी जगत में अवतरित होता है। पृथ्वीनाथ शर्मा ने उर्मिला शीर्षक से 1950 में एक महत्वपूर्ण नाटक लिखा। शबरी शीर्षक से 1953 में सीताराम चतुर्वेदी ने एक नाटक लिखा। इसी तरह लक्ष्मी नारायण मिश्र ने चित्रकूट शीर्षक से, और जगदीश चंद्र माथुर ने दशरथ नंदन यानी राम को केंद्र में रखकर 1974 में एक नाटक लिखा। तो हम देख सकते हैं कि प्रसादोत्तर युग में नाट्य लेखन की यह परंपरा जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे कथा वस्तु में, संवाद योजना में, भाषा शैली में, केंद्रीय जो चरित्र है, पात्र है, या जो नायकत्व है, उनमें कैसे परिवर्तन आता जा रहा है। और अगर पुराख्यानों से, पुरा कथाओं से, पुरा रचनाओं से हम वस्तु का चयन कर रहे हैं, जो नाटककार हैं, नायकत्व का चयन कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से उन सब को वो आधुनिक संदर्भों में उसकी सार्थकता सिद्ध करते हुए और उसके परिप्रेक्ष्य में तमाम तरह के खड़े किए गए प्रश्नों के उत्तर खोजते हुए ये रचनाकार दिखाई देते हैं। उदय शंकर भट्ट ने 1941 में राधा शीर्षक से एक उपन्यास लिखा। हम जानते हैं राधा का, सुदामा का, कंस का, रघुनंदन राम का, ये तमाम जो चरित्र हैं, इनका स्थान भारतीय आस्था जगत में क्या है। इसलिए उदय शंकर भट्ट ने राधा को केंद्र में रखकर, राधा की साधना को, उसके प्रेम की अनन्यता को केंद्र में रखकर, उसके त्याग और बलिदान
को केंद्र में रखकर 1941 में रचना लिखी थी। सुदामा जो कृष्ण के अभिन्न अगाध मित्र थे, वो जो संकोचवश कृष्ण के समक्ष जाकर मदद की अपेक्षा भी नहीं करना चाहते थे, प्रस्तुत नहीं करना चाहते थे, उस सुदामा को, उसके व्यक्तित्व को, उसकी भावलोक की पवित्रता को केंद्र में रखकर 1939 में किशोरीदास वाजपेयी ने सुंदर नाटक लिखा था। सेठ गोविंद दास ने 1946 में कर्ण नाटक लिखकर इसी श्रृंखला में उल्लेखनीय भूमिका निभाई थी। हम जानते हैं कि हमारी जो पुरा कथाएं हैं, हमारी जो पुरा आख्यान है, उन सब से नाटकों के रचयिता ने जो कथा वस्तु ली, उनमें उदयशंकर भट्ट ने अपनी विशिष्ट उपस्थिति दर्ज की। उनका विशेष स्थान उल्लेखनीय रूप से उभर कर आया। आधुनिक जीवन की समस्याओं को पुरा चरित्रों, पुरा घटनाओं से जोड़कर बखूबी सृजित करने का जो एक रचना धर्मिता का परिचय उदयशंकर भट्ट ने दिया, वह स्तुत्य और प्रशंसनीय बन भी गया। रांगे राघव ने भी वर्तमान जीवन की विडंबनाओं को पौराणिक कथाओं, चरित्रों और घटनाओं के द्वारा उद्घाटित किया। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने भी आधुनिक बौद्धिक तर्कशीलता के अनुकूल बनाकर पौराणिक कथा वस्तुओं को, कथा तत्वों को प्रभावी रूप में चित्रित करने या प्रस्तुत करने का सफलतम प्रयत्न किया था। मिश्र जी ने पौराणिक चरित्रों के पारंपरिक स्वरूप को, उनकी छवि को भी बदलने का प्रयत्न किया था। पुरा कथाओं को नई अर्थभंगिमा के साथ प्रस्तुत करने का गौरव अगर जाता है तो मिश्र जी को ही जाता है। इसलिए पुराणम कस्मात् पुरा नवम भवति, यह कहकर उन्होंने नाट्य धर्म के विवाद को खत्म किया और उन्होंने कहा कि पौराणिक वही है जिसमें पुराना भी नया हो उठे। तो पुराने को नए बनाने का काम, यानी पौराणिकता में नवीनता और आधुनिकता को समाविष्ट करने का काम, यह भी इस युग के नाटककार करते रहे। इस युग में बहुत से नाटक ऐतिहासिक नाटक के रूप में हमारे सामने आए। उदयशंकर भट्ट ने विक्रमादित्य शीर्षक से 1933 में एक ऐतिहासिक नाटक लिखा। दाहर या सिंध पतन 1934 में, मुक्तिपथ 1944 में और शक विजय 1949 में। हम जानते हैं कि कैसे राजा महाराजाओं की वह जो युद्ध की, संघर्ष की गाथाएं थीं, उनको भी ध्यान में रखकर तो इतिहास बोध यह भी उदयशंकर भट्ट के पास था और उन्होंने ऐतिहासिक नाटकों के माध्यम से उसका परिचय भी दिया था। द्वारिका प्रसाद मौर्य, इन्होंने हैदर अली नाम से 1934 में एक चर्चित नाटक लिखा। भगवती प्रसाद पाथरी, इन्होंने काल्पी नामक 1934 में एक नाटक लिखा। श्यामाकांत पाठक ने बुंदेल केसरी 1934 में और धनीराम ने वीरांगना पन्ना जो धाय माँ थी 1934 में, उसको केंद्र में रखकर उनके चरित्र को, उनके त्याग को, उनकी मनस्थिति और मनोभूमि को ध्यान में रखते हुए नाटक की रचना उन्होंने की थी। चंद्रगुप्त विद्यालंकार, यह भी एक प्रसिद्ध नाटककार के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अशोक शीर्षक से 1935 में, रेवा शीर्षक से 1942 में नाटक लिखा। गोविंद वल्लभ पंत जो एक चर्चित नाटककार के रूप में हिंदी जगत में जाने जाते हैं, उन्होंने 1935 में राजमुकुट लिखा। अंतःपुर का छिद्र 1940 में लिखा। तुलसीदास 1974 में, आत्मदीप 1978 में। ये सब बहुत ही महत्वपूर्ण नाटक और नाटककार हिंदी जगत के समक्ष उपस्थित हुए। अश्क जी ने, जैसा पहले हमने चर्चा की, 1937 में जय पराजय, हरिकृष्ण प्रेमी कृत रक्षाबंधन, प्रतिशोध, स्वप्नभंग, आहुति 1940 में और उद्धार, प्रकाश स्तंभ 1954 में, कीर्ति स्तंभ 1955 में, शतरंज के खिलाड़ी 1955 में और विदा 1959 में। इसी तरह संरक्षक 1958 में, सांपों की दृष्टि 1959 में, रक्तदान 1962 में और आन का मान 1962 में, अमर आन 1964 में, अमर बलिदान 1968 में, अमृत पुत्री 1970 में। सतत विकास यात्रा
निरंतर लेखन की, यानी नाट्य लेखन की परंपरा में कहीं कोई अवरोध पैदा नहीं होता। कोई ना कोई नाटककार एक अलग रचना के साथ समय समय पर उपस्थित होता है और हमारा ध्यान आकृष्ट करता हुआ दिखाई देता है। इस पूरी नाट्य लेखन की श्रृंखला में परिपूर्णानंद वर्मा ने रानी भवानी लिखकर ऐतिहासिक बोध से अपने आप को जोड़ा। 1938 में लिखी गई यह रचना। सत्येंद्र ने मुक्ति यज्ञ 1938 में लिखा। मायादत्त नैथानी ने संयोगिता 1939 में, और मुरारी शरण मांगलिक ने तो मीरा को केंद्र में रखकर मीरा शीर्षक से 1940 में नाटक लिखा। शंभुदयाल सक्सेना ने साधना पथ शीर्षक से 1940 में एक नाटक लिखा। हर्ष 1935 में सेठ गोविंदास का नाटक कुलीनता और शशिगुप्त, जो कि एक ऐतिहासिक नाटक है, वह भी 1941 में हमारे सामने प्रकाश में आया। लक्ष्मी नारायण मिश्र ने अशोक शीर्षक से गरुड़ ध्वज, वत्सराज, दशाश्वमेध, वितस्ता की लहरें, धरती का हृदय, काल विजय, गंगा द्वार, ये सब उल्लेखनीय, स्मरणीय और महत्वपूर्ण नाटक माने जाते हैं। वृंदावन लाल वर्मा एक ऐतिहासिक कथाकार, उपन्यासकार, कहानीकार के रूप में हिंदी जगत में सर्वोपरि माने जाते हैं। उन्होंने झांसी की रानी 1948 में, पूर्व की ओर 1950 में, बीरबल 1950 में, कश्मीर का कांटा 1948 में, फूलों की बोली 1947 में ये दुर्लभ और विलक्षण नाट्य रचनाएं प्रस्तुत की। 1951 की कोणार्क रचना बहुत ही ऐतिहासिक, चर्चित और सांस्कृतिक बोध की रचना बन गई। जगदीश चंद्र माथुर ने उसे एक स्मरणीय रचना के रूप में प्रस्तुत किया। देवराज दिनेश ने मानव प्रताप नाम से 1952 में एक रचना लिखी। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कौमुदी महोत्सव नाटक भी इसी श्रृंखला में लिखते हुए अपनी रचना धर्मिता का, विलक्षण रचना धर्मिता का परिचय दिया। इस समग्र को अगर हम दृष्टि में रखकर बात करें तो कह सकते हैं कि जो प्रसादोत्तर नाट्य रचना है, नाट्य रचना का उद्भव और विकास है, उसमें ऐतिहासिक नाटककारों में हरिकृष्ण प्रेमी, उदय शंकर भट्ट, लक्ष्मी नारायण मिश्र, वृंदावन लाल वर्मा, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जगदीश चंद्र माथुर, ये सब एक से एक बेहतरीन नाटककार, उल्लेखनीय नाट्यकार बनकर हमारे सामने आते हैं। हरिकृष्ण प्रेमी ने युग विशेष की ऐतिहासिक सामग्री की रक्षा की और भारतीय इतिहास को युग के अनुकूल प्रस्तुत करने का स्तुत्य प्रयास किया। प्रेमी जी ने प्रसाद जी की तरह राष्ट्रीय एकता का समर्थन और प्रतिपादन किया। उन्होंने वितस्ता की लहरें नाटक में सिकंदर, लक्ष्मी नारायण मिश्र ने वितस्ता की लहरें नाटक में सिकंदर को कुटिल विजेता के रूप में चित्रित किया और उसकी महानता को प्रश्न चिन्हित किया। कुल मिलाकर भारतीय संस्कृति के उद्धार का स्वर लक्ष्मी नारायण मिश्र के नाटकों में सर्वत्र प्रतिबिंबित होता है। वे भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता को बार बार प्रतिपादित भी करते हैं। इस तरह वर्मा जी की नाट्य रचना, नाट्य साहित्य, वह भी इतिहास से जुड़ जाता है। रामकुमार वर्मा ने भी एकांकी और नाट्य रचनाओं के माध्यम से इतिहास बोध का परिचय दिया और राष्ट्रीय जीवन को स्वस्थ और समृद्ध बनाने का प्रयत्न किया। उनके नाटकों में 600 से लेकर 1800 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास को उद्घाटित करने का पुनर्प्रयत्न किया गया। उनके उद्देश्य इतिहास के उज्जवल पक्ष को उकेरने और नई भारतीय पीढ़ी को प्रेरित करने के उद्देश्य रहे हैं। वे जाति भेद, वर्ग भेद को मिटाकर एक नए समाज की रचना करने की ओर अग्रसर होते दिखाई देते हैं। इसलिए उन्होंने महावीर, वर्धमान, भगवान बुद्ध और अशोक जैसे चरित्रों को नाट्य रचना के लिए चुना था। रामकुमार वर्मा राष्ट्रीय चेतना को भी समृद्ध करते हैं, पुष्ट करते हैं और इसलिए वो चाणक्य, चंद्रगुप्त, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी जैसे, नाना फडणवीस जैसे ऐतिहासिक पात्रों को चुनकर नाट्य रचना करते हैं। वर्मा जी ने मनोविज्ञान सम्मत वस्तु को लेकर, विधान को लेकर, चरित्र चित्रण को लेकर महत्वपूर्ण काम किया। बहुत से समस्या नाटक भी प्रसाद युग के बाद हिंदी नाट्य जगत में उपस्थित हुए। उसमें युग के नाटकों में समाहित ऐतिहासिक पौराणिक आख्यानों के मूल में भी युग की समस्याएं
उभर कर आती रहीं। कुल मिलाकर हम देख सकते हैं कि प्रसादोत्तर हिंदी नाटक एक लंबी नाट्य यात्रा का युग है। अभी हमने जो चर्चा की वह उसके प्रथम भाग के रूप में बहुत से रचनाकारों को लेकर, उनके प्रदेय को लेकर, उनकी नाट्य प्रस्तुतियों को लेकर हमने आपसे विचार किया, विमर्श किया। इसी प्रसादोत्तर नाट्य सृजन की परंपरा को, मंचन की परंपरा को हम अगले खंड में पुनः आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।